रतन टाटा का निजी जीवन विनम्रता और जमीनीपन से भरा था। एक विशाल व्यापारिक समूह की देखरेख करने के बावजूद उन्होंने फिजूल खर्ची से दूर रहते हुए सादगीपूर्ण जीवन शैली को अपनाया। उनकी दृढ़ता और व्यवहारिक व्यक्तित्व ने उन्हें सार्वभौमिक प्रशंसा और सराहना दिलाई, जिससे वे भारत में एक प्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। रतन टाटा वास्तव में एक रत्न थे, एक ऐसे व्यक्ति जो सोने के दिल वाले रत्न थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी असाधारण सफलताओं और प्रभाव के बावजूद वे कभी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों नहीं बन पाए? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी रतन टाटा की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत में सबसे अधिक रतन टाटा जी को सामाजिक भलाई और परोपकार के लिए जाना जाता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रतन टाटा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते थे और आगे भी रहेंगे। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनू टाटा। इनके माता पिता के बीच लड़ाई होने के कारण तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वही रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया था। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई थी, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ इस झटके से उबारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं माना। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दे दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इनकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लाख टकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी रतन टाटा ने साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लिए लोग सपने देखते हैं। कंपनी के वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। साल 1998 में टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ये आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के
की। घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू की उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। इसीलिए तो रतन टाटा को अमेरिका के लॉस एंजलिस में काम करने के दौरान एक लड़की से प्यार हुआ था। शादी की बात भी आगे बढ़ी थी, शादी होने ही वाली थी कि इसी दौरान उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें भारत वापस आना पड़ा। रतन टाटा इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो भी उनके साथ भारत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रतन टाटा के मुताबिक 1962 में भारत और चीन लड़ाई के चलते लड़की के घर वाले उसके भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह से रिश्ता टूट गया और फिर उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा के नेटवर्थ की बात करें तो 3800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। रतन टाटा अपनी कंपनियों और भावी उद्यमियों दोनों में निवेश करके टाटा ने न केवल एक वैश्विक ब्रांड को आकार दिया बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित भी किया। उनका विनम्र स्वभाव और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट छाप छोड़ी है। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। उनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। रतन टाटा 86 वर्ष के हो चुके थे। उनके जाने के बाद पूरे देश भर के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि रतन टाटा भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे।